बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जाज़िर खान, आज एक नए ब्लॉग के साथ। कलम किताब सिलसिले में जिस किताब से आपको गुज़श्ता हफ्ते मुतारिफ करवाया था, उसी किताब में से कुछ मज़ीद तफसीलात आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उस किताब के उन्वान पर एक नज़र डाल लीजिए। ये किताब थी दी एंटायर सेमेटिक मूवमेंट। ये किताब 1998 में लिखी गई। इसके जो मुसन्निफ हैं वो मौर्रिख हैं और फ्रांसीसी माशरे, उसकी रियासत और वहाँ पर जो यहूदी आबादकारी रही और यहूदियों के जो वहाँ पर मामलात रहे 1789 से लेकर 20वीं सदी के दौर तक, यानी कि उसके वस्त तक, कि जब तक जंग अजीम दोम नहीं हुई, उस वक्त तक जो यहूदियों का वहाँ पर तर्ज अमल रहा, जो उनके साथ हालात वाक़यात बीतते रहे, उन कई मौज़ूआत पर इसी मुसन्निफ की दर्जनों कुतब जो है वो दस्तयाब हैं और लिखी जा चुकी हैं। अब ये किताब चूँकि एक अहम वाक़े की जानिब ये उस वाक़े को समेटती है कि जो 1894 में फ्रांसीसी माशरे में वो वक़ूफ़ पज़ीर हुआ और उसने फिर फ्रांसीसी जो सियासत थी, उसकी जो माशरत, समाज, उसकी मईशत, उसका जो समाजी ढांचा था, उसे हिला कर रख दिया और अपसाइड डाउन जो है वो फ्रांसीसी माशरे में एक ऐसी यहूदियों के खिलाफ लहर उठी कि जिसके नतीजे में जो ज़ायनिज़्म की एक तहरीक जो गुज़श्ता कुछ चंद सालों से चली आ रही थी, कि जिसका एक मकसद था कि वो यहूदियों के लिए एक अलग रियासत का क़याम अमल पज़ीर हो, उस तहरीक को मुतहर्रिक करने में और उस तहरीक को जला बख्शने में इस एक अहम वाक़े का बहुत बड़ा हाथ है। अब इस वाक़े की तफ़सील क्या है, इसके लिए आपको गुज़श्ता जो किस्त है वो आपको देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैं इसी केस में भी आपको मुहैया कर दूँगा। लेकिन वो उसका जो उसकी क्रोनोलॉजी है उस वाक़े की, वो कुछ आपको इख्तिसार के साथ मैं पेश किए देता हूँ। अक्टूबर 1894 में एक यहूदी कैप्टन जो फ्रांसीसी फ़ौज का हिस्सा था, उसे पकड़ा जाता है और उस पर इल्ज़ाम ये लगता है कि उसने जो जर्मन एम्बेसी है पेरिस में, उसे फ्रांसीसी फ़ौज के कुछ खुफिया राज़ जो हैं वो थमाए थे। मकसद ये था कि उस खत फ्रांसीसी जो जर्मन एम्बेसी में दिया गया था, उसमें ये ख्वाहिश ज़ाहिर की गई थी कि वो कैप्टन जो है, यहूदी कैप्टन, वो जर्मन हुकूमत को कुछ अहम राज जो है वो पहुंचाना चाहता है। अब इस इल्ज़ाम पर उसे धरा जाता है। जब मज़ीद उस पर तहकीक होती है 1895 में, फिर उसे अपने रैंक से, उसे अपनी जो पोजीशन है उसे महरूम कर दिया जाता है और उसे कहीं दूर दराज एक जजीरे पर कैद कर दिया जाता है, जहाँ पर कैद तन्हाई वो काट रहा होता है। लेकिन जब इस वाक़े की मज़ीद तफ़सीलात सामने आती हैं 1896 में, तो ये बात सामने आती है कि दरअसल जो मुजरिम था वो ये यहूदी कैप्टन, जिसका नाम था ड्रेफुस, अल्फ्रेड ड्रेफुस, ये नहीं बल्कि एक और मेजर था जो फ्रांसीसी था, यानी एक कैथोलिक था। फ्रांसीसी माशरे की वो पैदावार था जिसका नाम था मेजर फर्डिनेंड। मेजर फर्डिनेंड जो है वो कसूरवार पाया जाता है। लेकिन अब इसमें जो कसुकी होती है जो फ्रांसीसी फौज की, और उसकी जो आला क़यादत में कुछ ऐसे अनासर थे जो मेजर फर्डिनेंड की जानिब उसकी ईसाई और उसके फ्रांसीसी होने की वजह से उसकी जानिब वो जानबदारी बरतते हैं, तो वो उसे फिर बचा लेते हैं और ये उस जो यहूदी कैप्टन है यानी कि ड्रेफुस, इस पर मज़ीद इल्ज़ामात लगाकर इसकी जो तफ्तीश है उसे मज़ीद उलझाया जाता है। 1896 में जब ये बात मंजर-ए-आम पर आती है कि असल मुजरिम यहूदी कैप्टन नहीं और वो जो फ्रांसीसी मेजर हैं फर्डिनेंड, तो फिर इस बात को लेकर फ्रांसीसी मुआशरे में बहुत सारे जो लिबरल और लेफ्ट के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो अदीब थे, लिखारी थे, जो प्रोफेसर्स थे, वो फिर अखबारात में और अवामी सतह पर एक तहरीक का आगाज़ करते हैं, जिसमें एक अहम नाम था, वो एमिली ज़ोला का था। एमिली ज़ोला ने 1896 में एक खत लिखा, माफ कीजिए 1897 में खत लिखा। वो एक खुला खत था कि जिसमें फ्रांसीसी मुआशरे और हुकूमत को मुखातिब किया गया था कि ये नाइंसाफी का रवैया जो है वो तर्क किया जाए और जो असल मुजरिम है उसे पकड़ा जाए। अब इसी बात पर फिर जो फ्रांसीसी मुआशरे में जो ईसाइयत के जो पैरोकार थे, शिद्दत पसंद थे, मजहबी जो इसमें कट्टर जो अनासर थे, या जो इसमें जो इंतहा पसंद एक अनासर का एक मजमूआ था, वो फिर एक मजीद जो ड्रेफुस था और उसके जो हमायती थे और जो
यहूदी थे, उन्हें लेकर एक तहरीक का आगाज करते हैं, और ये तहरीक फिर एक पुरतशद्दुद जो एक रुख इख्तियार कर लेती है। 1898 में फिर आम इंतखाबात का ऐलान होता है। वो पार्लिमानी इंतखाबात होते हैं कि जिसमें एक नई आइन साज असेंबली की बात की जाती है। अब उस तहरीक में चूंकि फ्रांसीसी मुआशरा दो वाज़ेह हिस्सों में तकसीम हो चुका होता है। एक हिस्सा जो था अवाम का, वो फिर ये मजहबी जो ईसाई तबकात पर मुश्तमिल होता है कि जिसमें नेशनलिस्ट हैं, जिसमें कहा पसंद है, जिसमें फाशिस्ट नासिर हैं, कि जो जोर जबरदस्ती वो यहूदियों को बेदखल करना चाहते हैं, यहूदियों के स्टेटस को फ्रांसीसी मुआशरे से ख़त्म कर देना चाहते हैं। और जो दूसरी जानिब जो तबका था वो फिर लिबरल का था, वो सोशलिस्ट का था। वो नासिर जो जो बोर्जुआ यानी उस वक्त की जो एलीट क्लास थी उससे तंग थे, जो बेरोजगारी और तंगदस्ती के मारे हुए थे, जो मजदूरों पर मुश्तमिल था, बेरोजगारों पर मुश्तमिल था। तो ये दूसरी जानिब एक तबका था। ये दोनों तबके जो थे वो आपस में मुताहरिब थे। अब सोशलिस्ट वो भी ड्रेफुस का यानी उस कैप्टन का ना उसकी हिमायत करते थे, लेकिन वो उसके इस कदर खिलाफ नहीं थे कि वो उसके खिलाफ बाजारों में, चौकों चौराहों में, गलियों में उसके खिलाफ तहरीक बपा करते या यहूदियों को तंग करते। लेकिन जो मजहबी तबका था, जो एक रवायती इक़दामत परस्त तबका था, जो वहां पे जो पार्लिमानी निज़ाम के हक में ज्यादा नहीं था बल्कि बादशाह के और फौज के जो ताकतवर होने पर यकीन रखता था, वो यहूदियों के बिल्कुल खिलाफ था। और यहूदियों के खिलाफ नारा लगाना, मर्गे पर अल यहूद और यानी डेथ टू ज्यूज और इस किस्म के नारे लगाना वो उनके लिए आम था। सूरत हाल ये थी यहूदियों के खिलाफ फ्रांस में यानी 19वीं सदी के आखिर में कि यहूदियों का वहां पर जीना दूभर हो चुका था, उनके कारोबार तबाह किए जा रहे थे, उन पर तशद्दुद किया जा रहा था, उन्हें घरों से निकलना उनके लिए मुहाल बन चुका था। और उनके खिलाफ गलियों कूचों बाजारों में, अखबारात में, मीडिया में हर किस्म की एक ऐसी तहरीक चल रही थी कि यहूदी जो थे उन पर उनका जीना मुश्किल हो चुका था फ्रांसीसी मुआशरे में। अब ये हालात चल रहे थे। फिर हुआ जब तहकीक इसमें मजीद चलती रही, 1899 में फिर जब सोशलिस्ट इक़्तिदार में आए तो उन्होंने फिर ये जो क़दामत परस्त तबका था, इंतहा पसंद तबका, उनकी जो जो मादर पिदर आज़ाद हो चुके थे, बेलगाम हो चुके थे, उन्हें फिर लगाम डाली, उन्हें कंट्रोल किया। और फिर ये जब मजीद इस पर तहकीक चली ड्रेफुस अफेयर में, तो फिर ये मालूम हुआ कि जो ड्रेफुस कैप्टन ड्रेफुस था यानी वो यहूदी कैप्टन, वो बेकसूर पाया गया। और जो दूसरा शख्स था मेजर फर्डिनेंड, जो असल कसूरवार था, उसे फिर पकड़ा गया। लेकिन जो इसके जो वो फ्रांसीसी मुआशरे पर फैल चुके थे और यहूदियों का वहां पर रहना जो था वो मुश्किल हो चुका था। ये बार बार इसलिए याद दहानी की जरूरत पेश आ रही है कि यहूदियों का जो उनका जो समाज था, जो यूरोपियन एक समाज था, उसमें 19वीं सदी के आखिर में यानी जब ये ड्रेफुस अफेयर हुआ और उसके बाद फिर जंग अजीम अव्वल हुई, जंग अजीम दोम हुई, ये जो एक मुख्तसर दौर रहा जिसमें एक आध सदी का वक्त आप उसे करार दे सकते हैं, इसी दौर में यहूदियों का जो जीना था वो ये पूरे यूरोप में बहुत मुश्किल हो चुका था। जो यहाँ पर जो इक़दामत परस्त कुव्वतें थीं और जो फाशिस्ट कुव्वतें थीं, वो यहूदियों के खिलाफ सख्त नफरत रखती थीं। और यही वजह थी यहूदियों को ये तहरीक मिलती रही कि वो फिर अपने लिए एक अलग मुल्क हासिल करें। अगरचे फिर बाल्फोर जो एक डिक्लेरेशन हुआ 1917 में, उसमें उनके लिए एक अलग रियासत के क़याम की जो एक उन्हें एक अहद उनके लिए की बात की गई। और फिर बड़ी ताकतें बशमूल अमेरिका और बरतानिया ने, उस वक्त जो का साम्राज्य की बड़ी ताकतें थी, तो उस वक्त उन्होंने फिर यहूदियों के साथ उनके जो ज़ायनिस्ट के बड़े लीडर्स थे उनके साथ अहद किया उनके लिए एक अलग रियासत का क़याम अमल में लाया जाएगा। अब आपके सामने एक और मौजू पर मैं किताब लाऊंगा, और वो मौजू एक तकाबली मौजू होगा कि जिस वक्त यहूदियों पर यूरोपीय मुआशरे में हालात ज़िंदगी इंतहाई कड़े थे, सख्त थे, उस वक्त जो मुस्लिम मुआशरा था, बिलखुसूस जो तुर्क खिलाफत थी यानी उस्मानी खिलाफत, उस वक्त वहां पर यहूदियों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा था, ताकि एक वाज़ेह तौर पर एक ऐसी मुआज़ने की तस्वीर हमारे सामने आए कि जिसमें मालूम हो कि मुस्लिम मुआशरे में यहूदियों के साथ किस कदर हुस्न सलूक किया जाता था या उनके हुकूक का किस कदर ख्याल किया जाता था।
और उसके मुकाबले में जो ईसाई मुआशरा था, जो अपने आप को लिबरल और डेमोक्रेटिक मुआशरा कहता था, उसमें यहूदियों के पर क्या बीत रही थी। तो ये इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में वो आपके सामने वो किताब भी लाऊंगा और वो शेयर भी करूंगा, कुछ अहम वाकयात। अब इसमें मैं जो आपके सामने बात लाना चाह रहा हूँ वो एक खत का जिक्र है कि जब यहूदियों की जिंदगी अजीरन थी फ्रांसीसी मुआशरे में, और उस वक्त वो बिल्कुल अपने बच्चों और अपने अहले खाना के साथ घरों में कैद हो चुके थे, तो उसमें जो खतो किताबत चल रही थी, यहूदी अपने अजीज़ कार्य को लिखते और उन्हें अपने हालात वाक़यात से वो बाखबर रखते। तो उसमें एक खत जो मैंने पढ़ा तो वो फिर रोंगटे खड़े कर देने वाला था, कि जिसमें एक यहूदी खातून अपने रिश्तेदारों को खत लिखती है, एक फ्रांसीसी कस्बे से, वो किसी दूसरे शहर की, और उसमें बतलाती है कि 3 दिन से हालात ये हैं कि ना हमने, ना मेरे बच्चों ने कुछ खाया पिया, और हमारी ज़िंदगी इस कदर तंग हो चुकी है कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम इस अज़ाब से कैसे निकलें। हमारे कारोबार तबाह हो चुके हैं, हमारे घरों की खिड़कियाँ दरवाज़े वो सलामत नहीं, हम अपने घरों में जो है वो एक ऐसी खौफ ज़दा करने वाली कैफ़ियत से गुज़र रहे हैं कि जिसमें हमें आने वाले लम्हात का कोई उसमें यकीन नहीं, और एक ऐसी जो अनसर्टेन सी सिचुएशन से हम गुज़र रहे हैं कि जिसमें ज़िंदगी का कुछ मालूम नहीं, और मेरा शौहर घर में ज़ख्मी पड़ा है, तो हम क्या करें, कहाँ जाएँ, और इस कदर गमगीन ज़िंदगी, दुःख भरी ज़िंदगी क्या किसी और की भी हो सकती है? तो ये उस खत का जो मतन वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, तो खत पढ़कर आपकी आँखों में यकीनन अगर आप किसी भी मज़लूम शख्स को, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक हो, किसी भी दौर में हो, तो आप जब उसकी रुदात पढ़ेंगे तो आपकी आँखें शायद छलक पड़ें कि कैसे उस वक़्त के जो हालात थे, जो यहूदियों पर बीत रहे थे। लेकिन जब आप इस खत को पढ़ते हैं और दूसरी जानिब जो मकबूजा फ़लस्तीन में, चाहे वो गज़ा हो, नाबलूस हो, रमल्ला हो, या इस किस्म के जो दीगर वेस्ट बैंक के इलाके हैं, वहाँ पर फ़लस्तीनियों के साथ इन ज़ायनिस्ट की ये तीसरी जो चौथी नस्ल है, इनके जब आप मज़ालिम देखते हैं, तो आप हैरान रह जाते हैं कि ये तारीख़ का ये जो पहिया घूम रहा है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो सदी कबल जो उन पर हालात बीते, उनके आबा-ओ-अजदाद पर, वही हालात उन्होंने एक और जो अक़लियत है अपने इलाके में, जिनकी वो सरज़मीन है, उनके साथ वो गुज़ार रहे हैं। तो यकीनन इस जो एक पैराडॉक्स की इस जो ऐसी सूरत-ए-हाल की जिसे आप ना समझ आने वाली बात है, कि वो अफ़राद कि जिनकी जो आबा-ओ-अजदाद पर ऐसे मज़ालिम गुज़रे, वही अपने इलाके में रहने वाले जो दीगर इंसान हैं, वो उनके साथ वही जो एक मज़ालिम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इस बात की समझ से ये बालातर है। अब इसमें आम लोगों के लिए जो सबक है, आम इंसानों के लिए, वो ये कि किसी भी इलाके में अगर कोई शख्स किसी भी वो नस्ली वो तबके से हो, वो गिरोह से हो, सियासी, मज़हबी किसी भी तबके से हो, अगर वो कोई जुर्म करे, तो सिर्फ उसी को मुजरिम ठहराया जाए, ना कि उसके पूरे कौम, कबीले या उसकी नस्ल पर जो है वो हालात तंग किए जाएँ। ये आम इंसानों के लिए इसमें एक सबक पाया जाता है। अब ये चूँकि ये ज़ायनिस्ट और यहूदियों के जो हालात व वाक़यात हैं, इसी पर मौज़ू पर इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद कुतब आपके सामने लाऊँगा, और फिर उसमें हम बात करेंगे कि कैसे ज़ायनिज़्म की तहरीक जो थी वो उस वक़्त के इन हालात से मुतासिर होती रही, और उनकी जो सरगर्मियाँ थी वो कैसे बढ़ी, और फिर कैसे इसराइल के क़याम में इस ज़ायनिज़्म तहरीक का किरदार रहा। बहुत शुक्रिया।